जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज तक हमारे भारत देश में कई सारे घोटाले हुए हैं और इस बॉन्ड को खरीदने वालों के नाम सामने आए हैं, तभी से बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर निशाने मार रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड भारत के इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है। कांग्रेसियों का यह भी कहना है कि 6,000 करोड़ रुपए चंदा लिया गया है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, और चंदा देने वाली जितनी भी कंपनीज हैं उनमें से ज्यादातर कंपनियों को कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी मिल गया है। अपोजिशन का यह भी कहना था कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के हवाले से बहुत सी कंपनियों से एक तरीके से हफ्ता वसूली भी करी है, और चंदा देने वाली कंपनियों में 30 में से 15 पर कहीं ना कहीं छापे भी पड़े। वहीं बीजेपी का कहना है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी हैं, सबसे ज्यादा सांसद और विधायक भी हमारी पार्टी में ही हैं। तो इस तरह से अगर हिसाब लगाया जाए तो हमें ज्यादा चंदा नहीं मिला। अब देखिए, ऐसा है कि देश में चुनाव का माहौल है और ऐसे में ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो फिलहाल चलता रहेगा। लेकिन इसी उधेड़-बुन में मैंने सोचा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा भी काफी गर्म है और इस पर तो सभी बात कर रहे हैं। पर क्यों ना आज मैं आप सबको कुछ ऐसे स्कैम्स के बारे में बताऊं जो देश के सबसे बड़े घोटाले हुए हैं और कैसे इन घोटालों ने देश को हिलाकर रख दिया था और विदेशों में भी हमारे भारत देश की छवि को खराब करने में एक बहुत ही बड़ा रोल अदा किया था। इन घोटालों ने देश की इकोनॉमी को भी काफी इफेक्ट किया था। सबसे बड़ी जो मायूस कर देने वाली बात है कि इन घोटालों में से ज्यादातर केस में आरोपियों को आज तक सजा भी नहीं मिली। इन स्कैम्स की वजह से विश्व भर में भारत की जो छवि थी वो एक घपले वाले देश के रूप में बनने लगी थी और देश की प्रेस्टीज को सवालों के घेरे में भी खड़ा कर दिया गया था। तो आइए जरा बात करते हैं भारत के ही इतिहास के कुछ ऐसे स्कैम्स की जिनमें लाखों हजारों करोड़ों की लूट मचाई गई थी। ये घोटाले ऐसे थे जिनमें बिजनेसमैन से लेकर पॉलिटिशियंस तक सब शामिल थे। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। शुरुआत करते हैं साल 2017 के नीरव मोदी केस से। नीरव मोदी घोटाले की शुरुआत फरवरी 2017 में हो गई थी। नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ का लोन लिया था बैंक से 8 किश्तों में। 2018 में लोन लेने के बाद साहब भारत से फरार हो गए। नीरव मोदी के अलावा उनके मामा राहुल चौकसे पर भी इल्जाम लगे और ये दोनों इस केस के मुख्य आरोपी बने। इन दोनों पर इल्जाम है कि इन्होंने फर्जी लेटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एलओयू के जरिए पंजाब नेशनल बैंक में करीब 1300 करोड़ का घोटाला किया था। दोनों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रताड़ित करने का भी केस दर्ज है। सीबीआई और ईडी की जांच के बाद पीएमएलए कोर्ट ने नीरव मोदी को भगौड़ा घोषित कर दिया और उसके बाद पीएनबी ने 2018 में उस पर धोखाधड़ी का केस दर्ज करवाया। फरवरी 2018 में सीबीआई ने भी नीरव मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और जून में इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी कर दिया। नीरव मोदी के खिलाफ इतनी सब कार्रवाई हुई लेकिन वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। हालांकि 2019 में सीबीआई ने नीरव मोदी के प्रत्यार्पण के लिए ब्रिटेन लोअर कोर्ट में अर्जी लगाई। कोर्ट ने उसे मंजूरी भी दे दी। फिर 2021 में इस फैसले के खिलाफ ब्रिटेन की हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई और मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। अब आते हैं दूसरे एक बड़े घोटाले पर जो कि विजय माल्या ने किया था। क्योंकि नीरव मोदी का जब भी नाम आता है या विजय माल्या का जब भी नाम आता है तो इन दोनों के साथ बाकी दोनों के नाम सिनोनिम के रूप में लिए ही जाते हैं। 2 मार्च 2016 को खबर आई कि यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या देश छोड़कर भाग गए। विजय माल्या एक जानी मानी शख्सियत थे और किंगफिशर एयरलाइंस के मालिक भी। राज्यसभा के सदस्य रह चुके थे। 2012 से ही उनकी कंपनियों की कंडीशन लेकिन कुछ खासा ठीक नहीं थी और वो बैंक लोन्स को भुगतान भी नहीं कर पा रहे थे। इन सबके बाद जब बैंकों ने उनको डिफॉल्टर घोषित करना शुरू किया तो माल्या जी 17 बैंकों के 9,000 करोड़ रुपए जो बकाया थे उनको बिना चुकाए देश छोड़कर बाहर निकल ली। केंद्र सरकार सारे पैसों की रिकवरी में फिलहाल लगी हुई है और सारी संपत्ति इनकी जब्त की जा चुकी है और कुछ प्रॉपर्टी की नीलामी फिलहाल होने वाली है। विजय माल्या लेकिन पिछले 8 सालों से ब्रिटेन में मजे से रह रहे हैं और एक केस उन पर ब्रिटेन में भी चल रहा है। माल्या के फादर विठल माल्या देश के जाने माने बिजनेसमैन थे और माल्या अपने फादर के बिजनेस को ही रन कर रहे थे। 28 साल की उम्र में उन्होंने यूबी ग्रुप को संभालने का काम किया था। अपने फादर के डेथ के बाद में उन्होंने इस पूरे के पूरे एम्पायर को संभाला था। जिस हालत में वो भारत से भागे थे वो आज भी सरकार के लिए सिरदर्दी वाला काम बना हुआ है। विजय माल्या और नीरव मोदी के स्कैम बैक टू बैक हुए थे जिसने बुरी तरह से देश को हिलाकर रख दिया था। अगर हम लोग एक और बड़े स्कैम या घोटाले की बात करें तो वो था कोयला आवंटन घोटाला। 2012 में कोयला घोटाला सामने आया था जो एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्कैंडल था। यूपी गवर्नमेंट सत्ता में थी। सीएजी ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि 2004 से 2009 के बीच 195 कोयला ब्लॉक का आवंटन गलत तरीके से किया गया था जिसकी वजह से देश को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था।
इस स्कैम में कई बड़े बड़े नेता और अधिकारी भी शामिल थे। जब इस स्कैम की आखिरी रिपोर्ट सामने आई तो उसमें खुलासा हुआ और पता चला कि ये पूरा का पूरा स्कैम करीब करीब 1.86 लाख करोड़ रुपीस का हुआ था। इस मामले में पूरी तरीके से 13 लोगों को दोषी पाया गया, जिसमें आईएएस ऑफिसर्स के अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता भी शामिल थे। अब अगर हम लोग दूसरे घोटाले की बात करें तो आपको याद होगा एक अपने वक्त का सबसे बड़ा घोटाला हुआ था और वो था 2010 का कॉमनवेल्थ गेम्स स्कैम, सीडब्ल्यूजी स्कैम भी इसको कहा जाता है। इस स्कैम में बहुत बड़े पैमाने पर पैसों का घपला किया गया था। एक अनुमान के तहत बताया गया था कि लगभग 35,000 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई थी। इस घोटाले के पीछे कांग्रेस के नेता और कॉमनवेल्थ गेम्स समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाड़ी जी का हाथ बताया गया था। कलवाड़ी साहब के सीडब्ल्यूजी 2010 के खत्म होने के तकरीबन 6 महीने बाद इनको 25 अप्रैल 2011 को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर आरोप थे कि इन्होंने हर चीज 100-200 गुना ज्यादा महंगी खरीदी थी। फिर चाहे वो टॉयलेट पेपर हो जो 80 रुपए में आने वाली थी, इसके लिए 6400 रुपए पे किए गए, या फिर 3,500 का एक शीशा 17,500 में खरीदा गया। इसी 4 स्टेडियम बनाने जाने में जहां पर 1,000 करोड़ का खर्चा होना था, वहां पर कलमाड़ी साहब ने जो स्टेडियम के ऊपर 2,400 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। 300 रुपए के साबुन डिस्पेंसर पर 10,000 रुपए खर्च किए गए और यहां तक कि कुछ लाख की ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग मशीन खरीदने के लिए 2 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। वेन्यू बनवाने में घोटाले तक किया गया था। देखा जाए तो जिन खेलों से दुनिया में भारत की छवि को निखारने का काम किया जाना था, वही भारत के लिए मुंह छुपाने वाली एक बहुत बुरी बात बन गई। दूसरे देशों की मीडिया ने भी खूब इस बात के ऊपर भारत की खिल्लियां उड़ाई। इस मामले में कलमाड़ी जी 9 महीने तिहाड़ जेल में भी बंद रहे, लेकिन बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। इन सब घोटालों से पहले एक और घोटाला हुआ था, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला। ये बात है 2010 की, जब देश में इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए मोबाइल नेटवर्क कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम की नीलामी करी गई थी। उस वक्त देश के संचार मंत्री ए राजा थे। उन पर आरोप थे कि उन्होंने बिना बोली लगाए एक पॉलिसी बनाई थी, जिसके तहत पहले पाओ के तहत आपको काम दिया जाएगा, जिस वजह से गवर्नमेंट को करीब 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। इस मामले में भी पूरे देश में खूब हंगामा हुआ। ए राजा के साथ साथ देश के पीएम मनमोहन सिंह जी का नाम भी इस घोटाले में जोड़ा गया। विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गया था और ए राजा को इस्तीफा तक देना पड़ गया था। पर सबसे बड़ा टर्न तो तब आया इस केस में जब 2017 में सीबीआई कोर्ट ने सारे एक्यूज को बाइज्जत बरी कर दिया और कोर्ट का कहना था कि मुकदमा ही पूरी तरीके से गलत था और असल में ऐसा कोई घोटाला हुआ ही नहीं था। अब आखिर में बात करते हैं 25 मार्च 1991 की। उस वक्त कश्मीर में हालात बहुत खराब थे। हफ्तों की मेहनत के बाद दिल्ली पुलिस को एक बड़ी लीड मिली थी। दिल्ली हेडक्वार्टर से कश्मीरी आतंकवादी अशफाक हुसैन लोन को पकड़ा गया था। अशफाक के बाद में एक और आतंकवादी शहाबुद्दीन गौरी को पकड़ा गया। पूछताछ से पता चला कि उस समय पर दोनों जेएनयू के स्टूडेंट्स थे और हवाला के जरिए पैसे हासिल कर आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट को पहुंचाते थे। अलग अलग कारोबारियों के 20 ठिकानों पर सीबीआई ने छापेमारी भी करी थी। दिन था 3 मई 1991। इस छापे में भिलाई इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर सुरेंद्र कुमार जैन के मेहरौली स्थित फार्म हाउस पर भी छापा पड़ा था और उनके भाई के ऑफिस पर भी। छापे में ढेरों पैसे और 2 डायरिया मिली, जिसमें कि कई बड़े बड़े लोगों के हवाले से पैसा हेराफेरी करने की पूरी डिटेल मौजूद थी, जिसमें 3 कैबिनेट मंत्री मौजूदा सरकार के 7 मंत्री, कांग्रेस के कई बड़े नेता और साथ साथ लाल कृष्ण आडवाणी जी का भी नाम शामिल था। 16 जनवरी 1996 को इस मामले में चार्जशीट पेश करी गई, लेकिन कोर्ट ने डायरी को सबूत मानने से इनकार कर दिया। कोर्ट के लिए यह सबूत काफी नहीं था। उनका कहना था कि डायरी में किसी का भी नाम जोड़ा या घटाया जा सकता था। सीबीआई ज्यादा सबूत जुटा नहीं पाई और ज्यादातर लोग धीरे धीरे बरी होते चले गए। इसके बाद एक और घोटाले की अगर बात करें तो वो था सत्यम कंप्यूटर्स का घोटाला, और इस घोटाले को भूलना वाकई में इस भारत देश के युवा के लिए बहुत मुश्किल है। यह घोटाला भी बहुत बड़े पैमाने पर किया गया था। 7 जनवरी 2009 को यह घोटाला जब सबके सामने आया तब वाकई में सबके सब हिल गए थे। रामलिंग राजू की सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज दरअसल शेयर होल्डर्स की पसंदीदा कंपनियों में से एक हुआ करती थी। इस कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे रहते थे और वो सब कुछ हो रहा था जो एक अच्छी कंपनी के लिए होना चाहिए। पर राजू के फ्रॉड ने इस साफ सुथरी तस्वीर को एकदम से धुंधला कर दिया। असल में सत्यम कंप्यूटर्स अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर अपनी बैलेंस शीट में दिखा रहे थे और इस फेक मैनिपुलेशन से लगातार कंपनी के शेयर्स ऊपर की तरफ जा रहे थे, जिससे उनकी नेटवर्थ भी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। राजू ने कुछ बड़े नेताओं से भी पैसे लेकर रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे थे और उसी वक्त पूरा भारत देश मंदी के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, जिससे उसकी रियल एस्टेट वाली बिजनेस डूबने लगी थी।
जब नेताओं ने अपना पैसा मांगा तब राजू ने अपना सारा फ्रॉड कबूल करते हुए बताया कि शेयर्स वाला काम बहुत तरीके से सबसे बड़ा फर्जी काम मैंने किया है। इस खुलासे के सामने आते ही सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर रातों रात गिरने लगे, अर्श से फर्श पर आ गए और इन्वेस्टर्स के 14,000 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। बहुत लोगों की तो पूरी दुनिया ही तबाह हो गई। इस घोटाले के लिए जो केसेस राजू पर किए गए थे उसमें करीब 14 साल बाद दिसंबर 2023 में राजू के अलावा 4 और लोगों को दोषी मानते हुए 1747 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। अब आपको बताता हूं कि हर्षद मेहता का स्कैम क्या था। दरअसल 92 के स्कैम के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, इसको लेकर अब उसके ऊपर वेब सीरीज भी बन चुकी है और जितना ये स्कैम चर्चाओं में रहा उतना ही इस स्कैम पर बनी वेब सीरीज भी चर्चाओं का सब्जेक्ट रही। स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम एक था हर्षद मेहता। इस पर आरोप था कि इसने धोखे से बैंकों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे स्टॉक मार्केट का 5,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। बैंक के बड़े अधिकारियों की मदद से वो ये सब कर पा रहा था। इस तरह से वो जिस कंपनी में भी इन्वेस्ट करता था उसकी स्टॉक वैल्यू बढ़ा देता था और ये सारी ट्रिक उसकी तब तक काम आई जब तक कि स्टॉक क्रैश नहीं हो गया। जिस दिन यह हुआ उसी दिन उसे सीधे 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था, जो कि उस वक्त के टोटल हेल्थ और एजुकेशन बजट से भी ज्यादा था। रसीद और स्टैम्प पेपर से जुड़े और भी कई सारे स्कैम थे जो उसने किए थे। इस केस में उसे 92 में ही 5 साल की सजा हुई थी और बाद में हार्ट अटैक से जेल में ही उसकी मौत हो गई। लेकिन इन सबसे पहले 1948 में जीप घोटाला हुआ था, जो कि नेहरू जी के नेतृत्व में था। इसके बाद उन्हें कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। दूसरे स्कैमर्स को भी इससे काफी बड़ी प्रेरणा मिली। जीप घोटाले के बाद 1951 में साइकिल घोटाला हुआ, 1956 में बीएचयू फंड घोटाला, 1958 में हरिदास मुद्रा मामला सीए स्कैम जो हुआ था, 1960 में तेजा लोन स्कैम, 63 में प्रताप सिंह काइरो स्कैम, 65 में पटनायक कलिंगा ट्यूब्स स्कैम, 74 में मारुति घोटाला हुआ। फिर 1987 में एक ऐसा घोटाला हुआ जो कांग्रेस पार्टी की तबाही का कारण बन गया। मैं यहां पर बात कर रहा हूं बोफोर्स घोटाले की। अब देखिए, ऐसा है कि घोटालों की लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है, पर मैं आपको बता दूं कि ये सारे घोटाले हमारे देश में ही हुए हैं और हमारे द्वारा चुने गए नेताओं और बिजनेसमैन ने किए हैं। अब यहां मैं आप सबका थोड़ा सा ध्यान एक और बात की ओर खींचना चाहूंगा और मुझे जहां तक लगता है आप सब ने भी इस बात को नोटिस कर ही लिया होगा। अभी करीब 2-4-5 दिन पहले हमारे जाने माने यूट्यूबर और हमारे सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाने वाले ध्रुव राठी ने एक वीडियो बनाई फार्मा एक्सपोज इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर। ये मुद्दा तो ऐसा है जिसके बारे में अभी पूरा देश बात कर रहा है। कौन सच्चा है कौन झूठा, ये कुछ समय में बात सामने आ ही जाएगी। पर यहाँ जितने भी स्कैम्स के बारे में मैंने इस वीडियो में बात करी वो सारे स्कैम सॉल्व हैं। उनमें से ज्यादातर स्कैम्स कांग्रेस की सरकार के दौरान ही हुए। तो हमारे राठी जी क्या कभी इन स्कैम्स के बारे में बात कर पाएंगे? वैसे मुझे तो डाउट है। आप सबका इस बारे में क्या कुछ सोचना है बताइएगा जरूर। कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है और अगर आपको भी इन सब घोटालों से बड़ा कोई घोटाला पता हो तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।